अनएथिकल काउंसलिंग नीट यूजी 2025। जी हाँ, बहुत अफसोस की बात है, देश भर में राउंड 1 नीट यूजी की काउंसलिंग चल रही है और कई सारे नियमों को ताक पर रखकर काउंसलिंग की जा रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, इसे स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो एनएमसी की गाइडलाइन है, इसे कई सारे कॉलेजेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हैं। उनके लिए सेंट्रल काउंसलिंग को स्टेट काउंसलिंग से बैलेंस करना एक तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस बेतहाशा बढ़ा दी है और इसके बाद भी और ज़्यादा फीस बढ़ाए जाने की संभावना है। कोई भी स्पष्ट क्लैरिटी बच्चों को नहीं मिल रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। एमसीसी की राउंड 1 की जो काउंसलिंग है, ये 2 बार एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले एमसीसी जल्दीबाजी में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देता है। इसके बाद एनएमसी पर भी शेड्यूल को लेकर एक नोटिस आती है, जिसमें सेंट्रल काउंसलिंग को स्टेट काउंसलिंग के साथ कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसके लिए सभी राउंड्स के डेट दिए गए होते हैं। इसके बावजूद अलग अलग मजबूरियां बताकर एमसीसी 2 बार डेट एक्सटेंड कर देता है, जबकि शायद जो वजह थी कुछ और थी। अभी जो पिछली एक्सटेंशन हुई है एमसीसी के शेड्यूल की, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एनआरआई की कन्वर्सन लिस्ट नहीं आई है और हमें जो जानकारी मिली है, एनआरआई में जो स्पॉन्सरशिप कैटेगरी हटाई गई थी, इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये देरी हुई है। और भी ज्यादा जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एक नियम है। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग कंडक्ट होती है, उनके अलॉटमेंट के बाद ही कोई भी स्टेट अपना अलॉटमेंट निकाल सकता है। आसान भाषा में कहूं तो एनएमसी के रिजल्ट आने के बाद जब कैंडिडेट ये डिसाइड कर लें कि उनको सेंट्रल काउंसलिंग से कोई सीट मिली है या फिर नहीं मिली है, तो उसके रेस्पेक्ट में उनके पास मौका होना चाहिए कि वो अपनी स्टेट काउंसलिंग में चॉइसेस को भर सकें। लेकिन इस बात का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कर्नाटका में राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। क्या दुष्प्रभाव हो सकता है इस बात का? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सबसे पहले सेंट्रल काउंसलिंग पे फोकस करते हैं और बैकअप में वो स्टेट काउंसलिंग को रखते हैं। ऐसे में जो स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ है वो फिलहाल हायर जा सकती है और बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था। लेकिन ये जो अनबैलेंस हुआ है, जो सिंक्रोनाइजेशन की कमी है, इसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात सिर्फ एमसीसी या कर्नाटका की नहीं है। एक एक राज्य को उठा के देखें तो हर जगह कोई न कोई कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त बहुत कम दिया गया है और राजस्थान की जो वेबसाइट है, इसमें कई तरीके की दिक्कतें हैं। एक फॉर्म को फिलअप करने में कैंडिडेट को 1 से 2 दिन का समय लग रहा है। बहुत ज्यादा सर्वर इश्यूज हैं। बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बिल्कुल शॉर्ट नोटिस आई। 31 जुलाई को शाम को नोटिस आती है कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको और उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है और इसके लिए जो डेट है वो सीमित है। 1 अगस्त, 2 अगस्त और इसके बाद सीधे 4 अगस्त, 3 दिन का समय है। कब आ रही है नोटिस? 31 जुलाई को शाम को। ऐसे में कैंडिडेट का काउंसलिंग सेंटर तक पहुंच पाना और उससे पहले फॉर्म फिलअप करना, उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि ओपन सीट्स हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे स्टेट से भी यहाँ अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर कैंडिडेट 4 अगस्त को पहुंचेंगे। ऐसे में 4 अगस्त को जो भी नोडल सेंटर्स हैं वहां पे भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, खासकर जो कोलकाता के सेंटर्स होंगे। अब बात कर ली जाए बिहार की, तो सबसे ज्यादा परेशानी में वो छात्र हैं जिन्होंने बिहार में काउंसलिंग में अप्लाई किया है या फिर करना चाहते हैं। बिहार के लिए एक नया नियम लागू होता है कि वहां प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फीस पर होंगी, लेकिन इसको लेकर पर्याप्त क्लैरिटी नहीं है। जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो डिसाइड नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो कई सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं। अगर उस गवर्नमेंट ऑर्डर की बात को हम माने तो जो फीस है वो तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर हो जाएगी, लेकिन जो हॉस्टल एंड अदर चार्जेस हैं वो इफेक्टिव रहेंगे और हॉस्टल एंड अदर चार्जेस जो हैं बिहार में वो काफी ज्यादा हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो इन गवर्नमेंट कोटा फीस वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, उनको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात
बात कि इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो राज्य के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, लेकिन इन सारी सीट्स पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ऐसे में जो कट ऑफ होगी वो सरकारी कॉलेज की कट ऑफ के बिल्कुल आसपास 1-2 हजार रैंक पर क्लोज हो जाएगी। तो ये भी क्लियर नहीं है कि उन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। उनके चॉइस फिलिंग में वो सरकारी कोटे की फीस वाले प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन भी आ रहा है। बिहार ने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सर्कुलर के जो फ्री एग्जिट है इसे खत्म कर दिया है। बिहार में जो काउंसलिंग का ब्रोशर आया है वो भी इनकम्प्लीट है। राउंड 1 से राउंड 2 के बारे में बात की गई है, लेकिन राउंड 3 के बारे में या फिर स्टे राउंड के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। अब सबसे बड़ा संशय यहां पे ये है कि ये जो नया फॉर्मूला आया है कि 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट फीस पर होंगी, इसको लेकर प्राइवेट कॉलेजेस चले गए हैं कोर्ट में। अगर इस पे आगे चलकर स्टे लग जाता है और सीट अलॉट हो जाती है कैंडिडेट की, तब चूंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं है तो उन कैंडिडेट को 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। या फिर मान लें कि ये इसी तरीके से लागू रहता है और कॉलेजेस बाकी मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए फीस बढ़ा देते हैं और वो सीट जिन कैंडिडेट को अलॉट होगी उनके लिए वो आउट ऑफ बजट हो जाएगा, तो वो भी फ्री एग्जिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जो भी काउंसलिंग चल रही है इसको लेकर पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी है और ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग क्लोज हो चुकी है, पंजाब की क्लोज होने वाली है, जबकि एमसीसी की जो लास्ट चॉइस फिलिंग है ये 3 अगस्त तक जारी रहेगी। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे एनआरआई कोटे को लेकर हुआ है। एमसीसी ने नोटिस जारी की जहां एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी को इन्होंने खत्म कर दिया। अब यहां पे भी क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब यहां पर भी क्लियर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, क्योंकि एमसीसी की गाइडलाइन को मानते हुए कई सारे राज्य जैसे कि बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, इन सब ने इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया कि वो स्पॉन्सर्स को अलाउड नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां सरकारी सीटों के लिए भी स्पॉन्सर कैटेगरी अलाउड है, तेलंगाना ने अलाउ कर दिया है। तो ये 2 तरह के नियम किस तरीके से काम करते हैं ये बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात है। अगर एमसीसी के पास इस तरीके का कोई सरकारी ऑर्डर है कि स्पॉन्सरशिप कैटेगरी खत्म हो जाएगी, तो जो दूसरे राज्य हैं उनको भी इसे मानना चाहिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए उनके पास क्या कानून है। और इसी तरीके की दिक्कत जो है वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर भी हो रही है। देश भर में जो अलग अलग इंडियन एम्बेसीज हैं उनमें से कई सारी एम्बेसीज पिछले 6-7 महीने से ही इस स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को रिलीज नहीं कर रही थी। वहीं कई सारी कंट्रीज में जो एम्बेसीज हैं वो रिलीज कर रही हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस तरीके की कोई नोटिस गई थी तो ये सभी एम्बेसीज में जानी चाहिए थी। वहां से अगर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट नहीं बनता तब यहां पे आधे राज्य अलाउ भी करते तो उस बात का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और अगर कुछ राज्य अलाउ कर रहे हैं तो फिर बाकी राज्य उसको नहीं करेंगे। इस बात को हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, इसका कोई भी जवाब नहीं है। और क्या समस्या है, ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर ज्यादातर स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी फीस को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और इसके बाद भी कई तरीके की जो हिडन फीस है, जो फाइन है, उसके माध्यम से पैसे की उगाही की जाती है। कुछ दिनों पहले एनएमसी की वेबसाइट पर एक नोटिस आई थी कि काउंसलिंग के समय एडमिशन से पहले सभी मेडिकल कॉलेजेस को अपनी वेबसाइट पर अपनी ट्यूशन की फीस, अपने हॉस्टल की फीस, अपने मेस चार्जेस, अपने अदर चार्जेस, एक चार्जेस डिक्लेयर करने हैं। यहां तक कि उनको यह भी डिक्लेयर करना है कि इंटर्नशिप के समय वो बच्चे को कितनी स्टाइपेंड देने वाले हैं। लेकिन देश भर के ज्यादातर कॉलेजेस ने इसको फॉलो नहीं किया है। कितने अफसोस की बात है, एक तरफ छात्र परेशान होते हैं, परिजन परेशान होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार नियम तो बना देती है, गैजेट भी बन जाता है, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर जो वास्तु स्थिति है आज की वो ये है कि मेडिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, जहां सबसे ज़्यादा फायदे में कॉलेजेस हैं, कॉलेज से जुड़े हुए जो भी उनके आका हैं, जो उनको इस तरीके की फैसिलिटी पहुंचाते हैं वो हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान में परिजन हैं और छात्र हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब सुधार की बात हो रही है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, ऐसे में अगर कोई गाइडलाइन आती है तो उसे भी कोई फॉलो
क्यों नहीं करता। कर्नाटका ने अपना रिजल्ट निकाल दिया। नियम ये था कि पहले एमसीसी का रिजल्ट आ जाता, उसके बाद भी कैंडिडेट के पास ऑप्शन होना चाहिए था चॉइसेस को एडिट करने का, और उसके बाद किसी भी राज्य को अपना रिजल्ट निकालना पड़ता। लेकिन अगर कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी से ये पूछा जाए कि आपने रिजल्ट क्यों निकाला है, तो वो बहुत आसानी से एनएमसी के उस शेड्यूल का हवाला दे सकते हैं जो सबसे पहले जारी हुई थी। उसके हिसाब से जो एमसीसी का रिजल्ट है वो पहले आ जाना था और उसके बाद स्टेट को अपनी काउंसलिंग करानी थी। अब यहां पे एमसीसी ने डेट बढ़ा दी, लेकिन इसको लेके कोई भी रिवाइज शेड्यूल जो है, जो गाइडलाइन है स्टेट को सेंट्रल के साथ बैलेंस करने के लिए, वो एनएमसी या फिर एमसीसी की तरफ से जारी नहीं की गई। तो एक लूपहोल है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। एनटीए का काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट निकाल देना। एनएमसी का काम होता है कॉलेजेस को परमिशन देना, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन पे नज़र रखना। वहीं एमसीसी का काम होता है सेंट्रल काउंसलिंग को कंडक्ट करना। बहुत अफसोस की बात है कि तीनों ही बॉडीज़ जो हैं ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और इन तीनों का आपस में किसी भी तरीके का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो दिखाई नहीं देता। और इन सब के साथ साथ जो हर एक स्टेट में एक स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, उनका फिर सेंट्रल के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखाई देता। हर साल हम लोग ये देखते हैं कि जो नियम है कि राउंड 3 के बाद एमसीसी के राउंड 3 में जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी, जो भी ज्वाइन कर लेंगे सीट को, वो फिर किसी राज्य में राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो नियम ये कहता है कि एमसीसी ज्वाइंट कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी करेगा और सभी राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को भेजेगा। काउंसलिंग अथॉरिटीज़ उनमें से उन कैंडिडेट को जो कि सीट ज्वाइन कर चुके हैं उनको बाहर कर देगी और उनको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब स्टेट काउंसलिंग की राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे उनको फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के स्टेट राउंड से बाहर करने का प्रावधान है। और नियम यही है कि ज्वाइंट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो हर एक स्टेट काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर होनी चाहिए और इसे एमसीसी के पास पहुंचना चाहिए। दोनों ही तरफ से ये चीज़ें नहीं होती हैं। दुर्भाग्य से 2024 में भी एमसीसी के स्टेट राउंड से पहले कई सारे राज्यों ने अपने स्टेट राउंड का रिजल्ट निकाल दिया था। तो जो सरकार के नियम हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इलीगल भी है और डेफिनेटली जो कुछ हो रहा है ये अनएथिकल है। जहां इतनी सारी एमबीबीएस की सीट्स हैं और उसके अगेंस्ट इतना बड़ा कंपटीशन है, 24-25 लाख कैंडिडेट हैं, 12-13 लाख उसमें से कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं सीट को पाने के लिए। तो उसमें सरकार के जो नियम हैं वो मजबूती से लागू होने ज़रूरी हैं। कई तरीके के भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती रहती हैं, कॉलेजेस अपनी मनमानी कर रहे हैं और उससे आगे जाके जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी बोर्ड है, वो अपनी मनमानी करता है और एमसीसी भी इसमें पीछे नहीं रहता। समस्या कुछ और होती है और रीजन दे दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए जो डेट है इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। 2 बार एक्सटेंड हो चुका है, आगे भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिला के मेरे नज़रिए में ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो सिंक्रोनाइजेशन है सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के बीच में, वो जरूर होना चाहिए। फिलहाल आप सभी कैंडिडेट और पेरेंट्स को ये सलाह देता हूं कि बहुत सोच समझ के अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, अपनी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने मैक्सिमम ऑप्शंस ओपन रखते हुए काउंसलिंग प्लान करें। सावधान रहिएगा, जो नियम हैं ये बाद में भी बदलते हैं और अफसोसजनक रूप से जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी आजकल बाद में बदल जा रहा है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारे ऑप्शंस देखते हुए एक अच्छी काउंसलिंग प्लान करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।